गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर प्रोग्रेशन में है फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसमें वर्क पावर एंड एनर्जी या वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क के बारे में समझेंगे, फिर एनर्जी क्या होता है, फिर पावर क्या होता है, इसके बारे में सारा एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझते हैं, पूरा इन डेप्थ थ्योरी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। मतलब साहब क्या है कि आपके पास एक सपोज ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझना बेटे कि सर ये एम मास है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लगा, एफ फोर्स लगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट को मतलब सर अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो कि ऐसे था और कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया और ये फोर्स वही एक्ट कर रहा है एफ। तो एक बात बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच का देखें जो कि ds है, ठीक है बेटे, तो सर वर्क डन जो होगा, वर्क डन इक्वल टू एफ विक्टर डॉट ds विक्टर, एफ विक्टर डॉट ds विक्टर। अब ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, वो भी स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये वैल्यू क्या होगी सर, मॉड एफ मॉड ds इंटू कॉस ऑफ थीटा। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, अगर हम देखें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एफ इधर है और सर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो सर जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर फोर्स लगा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटे, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हो, जब आप छोटे लेवल पे हो तो एफ इंटू ds पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं बताया जाता कि एफ डॉट ds कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू अगर ये थीटा की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो एफ डॉट ds वेक्टर हो जाएगा या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये क्या है, ये आपके पास वर्क डन आ गया। मान लो कि एक एग्जांपल से बात करें, मान लो कि आपके पास एक पेंडुलम है बेटे, ऐसे एक पेंडुलम है, ध्यान समझना, ये पेंडुलम। तो सर अगर ये SHM करता है, मान लो कि आपने इसको ले गए यहाँ पे ले गए, ये यहाँ पे ले जा करके छोड़ दिया आपने, ध्यान समझना। अगर मैं कहूँ कि वर्क डन, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और सर टेंशन रस्सी में T है, डिस्प्लेसमेंट सर ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल बेटे 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा, वर्क डन बाई टेंशन, जो रस्सी में टेंशन है उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, तो आप कहोगे सर टेंशन, जो टेंसाइल टेंशन फोर्स था इनटू डिस्प्लेसमेंट, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई बेटे 0। तो वर्क डन क्या हो जाता है, अगर SHM, अगर ये ऐसे SHM कर रहा है तो वर्क डन अगर टेंशन की वजह से बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर और कुछ एग्जांपल से और बात कर लेते हैं बेटे, मान लो कि आपके पास यही सेम एग्जांपल होता, मान लो कि अगर यही सेम एग्जांपल होता और ऐसे होता, ध्यान से समझना। अगर मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है बेटे, मास m है, ध्यान समझना, ये ब्लॉक है, मास m है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स इधर लगा दिया, फोर्स लगाया ऐसे। तो अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एंगल अगर 30 डिग्री कर दूँ, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको अगर मैं पूछूं कि वर्क डन क्या होगा, तो आप कहोगे सर कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहले इसका मास निकाल लेना सर, m इंटू जी तो नीचे लगेगा, तो सर यहाँ पे f cos ऑफ 30 लगेगा, और सर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, f साइन ऑफ 30 डिग्री, f साइन ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे इसका नॉर्मल देख लेना,
तो अगर इसको मान लो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है भी, अगर ये बता दिया कि ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे पहुँच रहा है, अगर इसने बता दिया कंडीशन कि सर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ds, कितना ds डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या लोगे, ये वाला अगर फोर्स इस वाले x डायरेक्शन में अगर आपको वर्क डन पूछा जाए कि सर वर्क डन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर जो भी फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू Fx, जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो भी वर्क डन इन x में क्या होगा, तो इंटू ds इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसके साथ और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0 ही होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि f और ds के बीच में एंगल कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजिली फाइंड आउट वर्क डन। अगर 90 डिग्री होता है तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा 0, cos 90 0, उस केस में वर्क डन क्या निकलेगा 0। ऑलराइट, यूनिट ऑफ वर्क देखते हैं। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, तो वर्क डन बराबर आपने पढ़ा F डॉट ds, तो न्यूटन मीटर, कौन सा न्यूटन मीटर, जिसको 1 जूल बोलते हो, क्या बोलते हो 1 जूल, न्यूटन मीटर को 1 जूल। अब देखो ये तो सर MKS में हो गया, SI सिस्टम में हो गया, ठीक। अगर इसको CGS सिस्टम में बात करें तो वर्क डन की 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन, ठीक। और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब सर वर्क डन बराबर 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब ये क्या है, डाइन, एक डाइन, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही हम बोलते हैं अर्ग, ERG बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं 1 अर्ग। बेसिकली वर्क डन का ही एक CGS यूनिट है अर्ग। तो इसका मतलब सर जो जूल है, जूल इक्वल टू 10⁷ इंटू अर्ग। अगर ऐसे भी पूछा जाए 1 अर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 जूल, ठीक। अगर हम बात करें, ये तो रही आपके पास कि सर इसकी एक यूनिट तो न्यूटन मीटर हो गई, दूसरी यूनिट तो सर जूल हो गई, तीसरी यूनिट सर अर्ग हो गई, ठीक। अब इसका अगर डायमेंशंस की बात करो, डायमेंशन क्या होगा वर्क डन का, अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो न्यूटन का मतलब फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्या, MLT-2 इंटू ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट LBT, तो क्या हो जाएगा ML²T-2। तो ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। इट इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन। ऑलराइट बेटे, समझते हैं वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, मल्टीपल फोर्सेस। अब अगर बहुत सारे फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, मतलब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा अगर डिस्प्लेसमेंट फाइनली D हो, तो सर वर्क डन बराबर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इनटू डिस्प्लेसमेंट ds। मतलब सर F1 इंटू D, F2 इंटू D, ठीक, एंड सो ऑन Fan इंटू D। तो कहने का मतलब अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो सर टोटल फोर्स जितना एक्ट कर रहा है बॉडी पे Fn इंटू D। सर ये तो सर रहा मल्टीपल फोर्सेज का, लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। इफ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सर अगर वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, उस केस में क्या करेंगे
ध्यान से समझना, नए से ही समझ लेते हैं। अगर सर वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है उस केस में क्या होगा बेटे? इफ वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, अगर किसी एक बॉडी पे वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है तो आपने क्या पढ़ा? वर्क डन बराबर सर F डॉट डी एस। ध्यान से समझना। अब एक्चुअली F जो है, जो फोर्स था वो वेरिएबल है, मतलब एफ एक्स आई कैप है, एफ वाई जे कैप है और एफ जेड के कैप है बेटे। ठीक, अब ये एक्ट कर रहा है तो वर्क डन बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। अब ये f की वैल्यू x में क्या है? ds क्या है बेटे? डिस्प्लेसमेंट, मतलब dx आई कैप हो सकता है, dy j कैप हो सकता है, प्लस dz k कैप हो सकता है। तो यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा? fx आई कैप प्लस fy j कैप fz k कैप डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ भाई? dx के साथ, तो dx आई कैप, dy j कैप, dz k कैप बेटे। तो सर अब ये कहाँ, जहाँ से जहाँ, मतलब इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था? इनिशियल लिमिट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है? x नॉट से जहाँ पे भी पूछे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ये तो एफ एक्स डॉट डी एक्स, इसको एक साथ, फिर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ठीक, अब इसका डिस्प्लेसमेंट जहाँ से जहाँ पूछे, मतलब सर x इनिशियल से x फाइनल, y इनिशियल से y फाइनल सर, और z इनिशियल से सर z फाइनल। आप इसको बस इंटीग्रेट कर लेना, यू विल गेट दी वर्क डन इन द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। ऑल राइट, आप वेरिएबल फोर्स में आप रिलेशन निकाल सकते हो बेटे। तो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, वेरिएबल फोर्स था तो वेरिएबल फोर्स लिखा और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। तो इनिशियल जो था वहाँ से वैल्यू चालू करना, फाइनल तक इंटीग्रेट कर देना। एक एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ पे ले लेते हैं बेटे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वेरिएबल फोर्स का। सर F की वैल्यू मान लो 0.6x प्लस 7 है बेटे। ये एक F वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल है, x के साथ वेरी हो रहा है। तो कह रहा है x बराबर 0 से चालू किया और x बराबर 4 मीटर तक जो है ये डिस्प्लेस किया है। तो सर वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन बराबर सर इंटीग्रेशन ऑफ, आपने बताया एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो सर एफ एक्स की वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे 0.6x, ठीक, प्लस 7 सर इंटू सर डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल लिमिट सर 0 थी, फाइनल लिमिट 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई इसका? अगर इंटीग्रेशन करोगे तो 0.6x स्क्वायर बाई 2 प्लस सर 7x हो गया, प्लस एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट इन दी, अगर उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो बाउंड्री कंडीशन दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3x स्क्वायर प्लस 7x, 0 से लेके 4 तक। बस आप इसको क्या करना, इंटीग्रेट कर देना, वर्क डन आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वेरिएबल फोर्स। ठीक, और भी आगे देखते हैं बेटे। एक दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं उस चीज़ को समझें कि सर कंजर्वेटिव फोर्स, सपोज एक ब्लॉक है बेटे, आपने क्या किया, इस ब्लॉक को उठाया और उठा के यहाँ पे रख दिया। ध्यान से समझना। अब ये आप चाहे जैसे गए हो उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन आपसे एक बात कंफर्म है कि यहाँ से आपने उठाया और सर यहाँ पे फाइनल, ये इनिशियल था, आपने फाइनली यहाँ पे रख दिया। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच ओनली डिपेंड्स ऑन
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी उसी बात पे डिपेंड करता है। मतलब सर अगर वर्क डन यहाँ पे बात करें, अगर मास m है, इसके बीच की हाइट जो है वो h है बेटे, तो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब सर m इंटू जी इंटू एच, या फिर आप यू बोल सकते हो कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। आपने यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई सर m इंटू जी इंटू एच, एम जी एच आपने पढ़ा होगा। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरी चीज़ सर, अगर मान लो कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है बेटे, यहाँ पे है सर, ऐसे घुमा के फिर यहीं पे ले आके रख दिया, सर ऐसे गया घुमाया फिर ऐसे यहीं पे ले आके रख दिया। अब ये बताओ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आप घुमा के वहीं पे रख दे रहे हो, तो अगर आप वर्क डन में चूँकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क जो भी कर रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाई मतलब क्लोज लूप बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन कौन से फोर्सेज होते हैं, पहली चीज़ जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और कौन से फोर्सेज हैं सर ग्रेविटेशनल के अलावा, स्प्रिंग फोर्स है बेटे, कौन सा, स्प्रिंग फोर्सेज हैं, वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेज है सर। और कौन कौन से फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेज, ये भी क्या है बेटे, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स फॉर, अगर पोल के सिस्टम में बात करें, मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्सेज, ठीक। तो दीज ऑल आर दी कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो इन पे हर थ्योरी अप्लाई होगी कि वर्क डन बाई, अगर यहाँ पे इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। अगर आप कहीं से उठाते हो कहीं पे रखते हो, तो सिर्फ और सिर्फ पहले कहाँ पे था बाद में कहाँ पे है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। और लेकिन अगर क्लोज लूप में बात करें, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव, दीज ऑल आर दी कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं बेटे, नॉन कंजर्वेटिव मतलब कि जिसका अगर आप ले जा रहे हो, जिस पाथ से जा रहे हो, नॉन कंजर्वेटिव की अगर हम बात कर लें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन कौन से फोर्सेज होते हैं भाई, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब बेटा क्या होता है कि सर ऐसे फोर्सेज जो कि पाथ पे डिपेंड करता है, वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल वर्क डन निकालते हो तो क्या है, किस पाथ को फॉलो किया है, कितना दूरी चला है, दिस ऑल आर वी विल कंसीडर इट, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव जैसे विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो ये सब सारे कैसे फोर्सेज हैं, दिस ऑल आर दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। किस पाथ से गए हैं, कैसे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरी कॉपी है, इस कॉपी को उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो कहाँ से उठाया हूँ और कहाँ पे रख रहा हूँ, दिस ओनली टू फैक्टर्स वी विल कंसीडर्ड इट। तो इसके कहने का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, तो इनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे 4 एग्जाम्पल हमने बताए आपको, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया और मैग्नेटिक फोर्स हो गया। कहने का मतलब ये जो चारों फोर्सेज हैं, इनका जो इन पे हम बस ये देखेंगे कि इनका इनिशियल क्या था और फाइनल क्या पोजीशन है। ऑल राइट बेटे, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी बेसिकली, एनर्जी जो होती है इट इज़ समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से समझते हैं कि एक चीज़ को, सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि सर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी जो एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन होती है, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा होगा 12 mv²।
लेकिन सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बेटे, या यूँ कह सकते हो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वर्क डन की बात कर लो लेते हैं कि सर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो ये क्या होती है? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखें, अगर आपके पास सर, अगर मान लो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है बेटे, ध्यान से समझना कि सर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसको उठाया हमने यहाँ से, वो सर उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, चूँकि हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे उठा के रख दिया, तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। मतलब यू इनिशियल की वैल्यू क्या है? 0। अब यू फाइनल की यहाँ पे अगर हम वैल्यू बात करें, यू फाइनल की वैल्यू क्या है सर? m इंटू जी इंटू एच, एम जी एच सर हर बच्चा जानता है। अब अगर हम कहें कि आपसे वर्क डन आपने क्या किया, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? चूँकि आप कंजर्वेटिव यहाँ से उठाए हो, चाहे जैसे यहाँ पे ले गए हो, तो एम जी एच, तो यहाँ पे सर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सर चेंज किसी चीज़ का क्या होता है? यू फाइनल सर माइनस यू इनिशियल, तो इसकी वैल्यू माइनस यू फाइनल की वैल्यू सर एम जी एच माइनस 0 बेटे। अब यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सर 0 है, तो वैल्यू क्या आई? माइनस एम जी एच। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ माइनस एम जी एच। तो ध्यान से देखना ये माइनस कैसे आ रहा है, उस चीज़ को फील भी करना बेटे। एम जी किधर लगेगा? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? एम जी किधर लगेगा? नीचे। और आप डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो? ऊपर। तो अगर आप अपने तरीके से चलो, वर्क डन जो आपने पढ़ा है बेटे, वर्क डन का जो एक्चुअल सीन आपने जो पढ़ा है वर्क डन के बारे में, वो क्या पढ़ा है सर? एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब बेटे एफ की वैल्यू यहाँ पे सर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो सर एम इंटू जी तो हमने हमारा फोर्स है, डी एस डिस्प्लेसमेंट है, कितना है भाई सर? एच है, इंटू कॉस ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बेटे फोर्स इधर लग रहा है और जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है कॉस 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एम जी एच। तो ऐसे भी आप जो आपको फार्मूला बताया हूँ वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको कितना भी कंजर्वेटिव कुछ भी लग जाए, अगर आपको ये चीज़ आती है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी बच्चों को याद रखना होगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी काम आएगा, स्प्रिंग फोर्स में भी काम आएगा, हर जगह काम आता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रहेगा बेटे? यस, ऑल राइट बेटे। कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है, इससे स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि सर कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, कौन सा न्यूट्रल पोजीशन होगा। अगर एक बात बताओ, एक ये मान लो कि इस तरीके से अगर यहाँ पे एक चीज़ है, ऐसे समझें, ध्यान से सभी बच्चे समझें कि सर अगर मान लो एक जिगजैग ऐसे पहाड़ी है बेटे, अगर यहाँ पे सर एक बॉल रख दो, यहाँ पे क्या रख दो? एक सर बॉल रख दो। अब जैसे ही बॉल को छोड़ोगे ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। और सर अगर यहाँ पे अगर आपने छोड़ा यहाँ पे, तो ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। लेकिन जैसे अगर आपने यहाँ पे है बेटे, ये क्या है? हाईली स्टेबल है। अगर आपने क्या किया, इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम दी मेन पोजीशन। कैसे स्टेबिलिटी चेक करोगे? स्टेबिलिटी, हाउ टू चेक स्टेबिलिटी? तो कॉन्सेप्ट एक ही है कि आप जिस ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हो उसको पकड़ो और मेन पोजीशन से हिला दो। अगर मेन पोजीशन से हिलाने के बाद दोबारा अगर मेन पोजीशन पे आती है तो इट इज़ स्टेबल।
अगर दोबारा मीन पोजीशन पे नहीं आती, दिस इज हाईली अनस्टेबल। और सर अगर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मान लो यहाँ पे था, हिला दिया, कभी क्या यहाँ पहुँचेगा नहीं, लेकिन हाँ सर यहाँ पे था, यहाँ से इसको मीन पोजीशन से हटाया यहाँ पे, तो दोबारा ये मीन पोजीशन पहुँचेगी। तो दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल एंड दिस वन इज न्यूट्रल। इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है अगर ये प्लेन पे रखा है बेटे। अब सर अब इस चीज़ को, अब बेटे स्टेबल अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब वहाँ पे du/dx की वैल्यू पहली बात तो 0 होनी चाहिए, और डबल डिफ्रेंसिएशन d2u/dx², इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए इट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मिनिमा होगा यहाँ पे मिनिमा। अगर मिनिमम एनर्जी है तो ये स्टेबल रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक तो सर du/dx फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन 0 होना चाहिए, दूसरी चीज़ अनस्टेबल है सर, सो d2u/dx², इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेगेटिव मैक्सिमा। तो सर ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन सर न्यूट्रल के केस में सर d2/dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन d2u/dx² ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यू कैन इजीली फाइंड आउट विच ऑब्जेक्ट इज हाईली स्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, ऑलराइट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वर्क एनर्जी पावर में, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वर्क एनर्जी थ्योरम है। क्या है बेटे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, अब ये सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ऑलराइट, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक बात याद रख लेना, आपने अभी क्या पढ़ा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, आपने ये पढ़ा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज मतलब सर चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वर्क डन बाई विस्कस फोर्स हो, सूडो फोर्स हो, जितने भी फोर्स आपको दुनिया में जितने भी फोर्सेज हैं सारे वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, ऐसे भी बोल सकते हो बेटे, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस ये याद रखना, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, चाहे कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो कुछ भी हो। तो सर एक बात यहाँ से समझ में आ गई कि आपने पढ़ाया वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, ये बराबर क्या, माइनस डेल्टा यू। तो सर माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज एक्सेप्ट कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या सर एक बात और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, कैसे कि सर वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज एक्सेप्ट कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, ये माइनस है ना बेटे, उधर जाएगा तो प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात बताओ, इसका मतलब अगर किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्व होगी। क्या होगी, कंजर्व होगी। तो आप एक बात यहाँ से बोल सकते हो क्या, कि इन द एब्सेंस ऑफ
कंजर्वेटिव फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बाकी सारे फोर्सेज हैं, तो उस केस में सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आप बोल सकते हो बेटे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करेंगे, चाहे वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हो या कोई सा भी स्प्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम हो, कोई सा भी हो। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना है। ठीक है, ऑलराइट बेटे। पावर समझते हैं। पावर हर बच्चा जानता है कि सर P बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम या टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये हर बच्चा जानता है। सर पावर इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब आपने क्या पढ़ा, वर्क डन बराबर आपने पढ़ा F डॉट डी एस, ठीक, डिवाइडेड बाई डी टी, जो भी टाइम इंटरवल होगा। मतलब सर एक बात यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, और डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो एफ वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर पढ़ सकते हो या वी वेक्टर पढ़ सकते हो, एफ डॉट वी वेक्टर। ठीक, तो ये जो पावर होती है ये आपके पास ऐसे भी हो सकती है, पावर बराबर एफ इंटू डी वी या एफ मॉड एफ वेक्टर ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड F, V और F के बीच में एंगल होता है बेटे। अब सर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट क्या हो जाएगी, अगर आप ध्यान से इसको इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो सर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या हो जाएगी सर, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जिसको हम वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं बेटे, जूल पर सेकेंड। अच्छी बात है सर। अब एक बात बताओ, और सर क्या और कोई भी यूनिट होती है? हाँ बिल्कुल यूनिट होती है। आप अर्ग में लिख सकते हो 10⁻⁷ अर्ग डिवाइडेड बाई सेकेंड, आपके अकॉर्डिंग है, आप जिसमें पूछा जाए उसमें बताओ। सर डायमेंशन बता दो, डायमेंशन भी बता सकते हो। सर वर्क डन का डायमेंशन आपने पढ़ा है, डायमेंशन, डायमेंशन पूछा गया तो वर्क डन का क्या डायमेंशन है, वर्क डन का डायमेंशन सर F इंटू डी, ठीक है, कॉस थीटा कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये F की MLT-2 सर इंटू डी, तो डी ये L स्क्वायर हो गया बेटे, डिवाइडेड बाई टी सर, तो वैल्यू क्या आ गई ML स्क्वायर, T माइनस T प्लस 1 है ऊपर T माइनस 1, तो सर ML स्क्वायर T माइनस 3 विल बी द डायमेंशन। अब आपको इसमें रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, अब इसको पावर में कभी HP में भी पूछा जाता है कि सर पावर क्या होगी, जैसे वाट है बेटे, ठीक, तो वाट में भी एक हार्स वाट होता है, हार्स पावर होता है बेसिकली, HP बोलते हैं। 746 या 748 होता है शायद, 746 ही होता है, 746 वाट, ठीक, 1 HP, 746 वाट। कभी कभी किलो वाट पूछ लेता है, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट में मतलब 10⁻³ वाट। कभी कभी मेगावाट पूछ लेता है, तो 1 मेगा MW, 1 मेगा मतलब 10⁻6 वाट। तो आपको बेसिक्स एकदम कंफर्म होना चाहिए कि साहब जितने भी HP की मोटर हो, क्या हो, किलोवाट क्या है, मेगावाट क्या है, वाट क्या है। तो अगर आपका बेसिक्स इतना क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो है कल का जो आपका नीट के क्वेश्चंस होंगे और जेई के क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस बने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।